हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बेटा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आया। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स भी लेके आते हैं। हालांकि हर एक वीडियो के अंदर बेटा अगर आप देखेंगे जो मेरे वन शॉट वीडियोस और वैसे फिजिक्स के जो वीडियोस डल रहे चैनल पे, अगर आप उनको देखेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, तो हर टॉपिक के बाद मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स 3 न्यूमेरिकल्स हर टॉपिक से मैंने करवाए हैं आपको। तो आप देखेंगे तो हर एक वीडियो के अंदर आपको ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, बट अलग से न्यूमेरिकल सीरीज भी मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है ताकि आप लोगों की प्रिपरेशंस दमदार तरीके से हो सके और आप फिजिक्स में ला सके 95 प्लस मार्क्स। तो अब की बार 95 पार। क्या लिखना है कमेंट सेक्शन में? अब की बार 95 पार। ठीक, बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक, आपकी कैलकुलेशंस ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर बहुत बढ़िया कैलकुलेशंस अगर आपकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन सही होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। दूसरा, आपको चैप्टर्स के हर एक फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशंस याद है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर आपको फिजिक्स का क्लियर है, तो आप न्यूमेरिकल्स में कहीं भी नहीं अटकेंगे। न्यूमेरिकल्स आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ जो बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टीबी 1.2। ठीक, देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, अगर हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और भी बता दो बेटा आपको यहाँ पे, है ना। जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जब भी न्यूमेरिकल्स के लैंग्वेज को आप पढ़ते हैं, तो आपको लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। मतलब लैंग्वेज में जो क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप क्या ही करेंगे क्वेश्चन। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स जब भी सॉल्व करते हैं तो एक तरीका अपनाते, एक टेक्निक यूज करते हैं। उस टेक्निक के थ्रू हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है +4 कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यहां पे विराम दीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, हमारे पास दो गोला है, एक गोले पर आवेश है 0.4 कूलम, दूसरे छोटे गोले पर आवेश नहीं पता है, बट उस छोटे गोले की वजह से इस गोले पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, यदि दूसरे गोले पर 0.8 कूलम आवेश हो तो, अब यहां पे दे रखा है कि जो दूसरा वाला जो गोला है उस पर आवेश है 0.8 कूलम। ठीक, अच्छा, फर्स्ट केस में आपसे पूछा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। सबसे पहले आपको दूरी निकालना फर्स्ट पॉइंट में कि दोनों गोले एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। उसके बाद कह रहे दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। कह रहे पहला गोला जो है वो दूसरे गोले पर कितना बल लगाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहां पे हम यूज करेंगे। ये बेसिकली कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दो गोला है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास दो गोला है, ये एक गोला है, ये इसका दूसरा गोला है। ये हमारे पास दो गोले हैं। ओहो, बहुत बढ़िया। ठीक, मान लेते हैं इन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है बेटा वो कितना है, वो r है। ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। इस गोले पर आवेश मान लेते q1 है और इस गोले पर आवेश मान लेते बेटा कितना, q2 है। और जो दूसरा वाला जो गोला है ये इस पहले वाले गोले पर एक बल लगा रहा है इस दिशा में, कितने न्यूटन का भाई, 0.2 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का। तो आपसे पूछा है कि इन दोनों गोलों के बीच की दूरी आप बता दीजिए। दूरी आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए दूरी कैलकुलेट करते हैं भैया। ओहो सुंदर। देखिए दूरी अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे हम सिंपल, तो हम क्या लगाएंगे बेटा, कूलम्स लॉ। तो इसके लिए हमारे पास दे रखा है, दिया है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। भैया क्या दिया है, आवेश दे रखा है Q1। Q1 आवेश कितना भाई, 0.4 कूलम।
Q2 आवेश आपका दे रखा है 0.8 कूलम, Q2 0.8 कूलम का आवेश दे रखा है, और इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है भाई, बल है F बराबर कितना भाई 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है भाई 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। हमसे पूछा बताओ दोनों गोलों के बीच की दूरी बताओ कितना होगा भाई, दूरी कैलकुलेट करके बताओ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो भैया, दूरी निकाल देते हैं। अभी कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हम यूज करेंगे बेटा कूलम का नियम। किसका नियम भाई, कूलम का नियम यूज करेंगे, कूलम का नियम। अच्छा, कूलम का नियम क्या कहता है आपसे, कूलम चच्चा ने क्या कहा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या आप। कूलम चच्चा ने कहा कि भैया देखो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा ना, ये बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, बटा R का स्क्वायर। हमने कहा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का अगर हम चलिए वैल्यू रख देते हैं, ज़्यादा झंझटबाजी नहीं करते हैं, हम वैल्यू रख देते हैं। देखिए बल का मान रख देते हैं 0.2, बहुत बढ़िया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, ये कांस्टेंट होता है बेटा, इसका मान आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा उसमें कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा होता है, तो बट आप याद कर लीजिए इसको, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है बस। Q1 आपका है 0.4 गुणे, Q2 है आपका 0.8 गुणे बटा R स्क्वायर, बटा क्या जाएगा R स्क्वायर। ओहो बहुत सुंदर सर, कैलकुलेशन नहीं आता है सर, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाता हूं बहुत इजी तरीके से। मेरे मेथड से अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो जहां आप कैलकुलेशंस करने में 10 मिनट लगाते हैं, वहां आप 1 मिनट के अंदर पूरा कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखिए इस 0.2 को इधर पटकिए, इसके डिवाइड में पटकिए, तो यहाँ पे R स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा बेटा, R हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 0.4 गुणे 0.8 बटा ये जो 2 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, बहुत गजब, बहुत लाजवाब। हमने क्या कहा, हमने कहा भैया देखो इसके दशमलव से इसके दशमलव को हटा दो, इस 2 से इस 4 को काट दो। कितनी बार कटेगा भाई, 2 बार कटेगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा इसको ऐसे लिख देते हैं 9 गुणे, देखिए 8 दूने 16, 8 दूने 16। अच्छा भैया देखिए यहाँ पे 10 की घात 9 है ना, यहाँ से हमने एक डेसिमल हटा देना है कि यहाँ पे 0.8 है, तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ से एक पावर ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 10 की 0.8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 गुणे 0.8 कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा। तो हमने कहा एक पावर यहाँ से कम कर दो तो यहाँ पे पावर आ जाएगा बेटा 8, कितना 8। हमने कहा देखो R स्क्वायर है, आप इसकी गुणा मत करिए, गुणा करके अपने टाइम वेस्ट मत करिए, यहाँ पे इसको एज इट इज रख दीजिए। हमने कहा देखिए R है, स्क्वायर जाएगा इधर तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कहा देखिए 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और इस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 10⁸ का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 4। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भैया देखो इन 4 और 3 की गुणा कर दीजिए, तो जब 12 गुणा 10 की घात 4 मीटर, कितना 12 गुणा 10 की घात 4 मीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना, कैलकुलेशंस क्या होना चाहिए। चलिए सेकंड पार्ट में आइए। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। देखिए ये पहला गोला है भाई और ये दूसरा गोला है, तो इस पहले गोले के कारण इस दूसरे गोले पर कितना बल लगेगा। तो हमने कहा भैया देखो न्यूटन चच्चा को कॉल करो। न्यूटन चच्चा ने कहा भैया ये जो सेकंड गोला है ये फर्स्ट गोले पे जितना बल लगाएगा उतना ही बल फर्स्ट गोला सेकंड गोले पे भी लगाएगा, उसके विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो सेकंड बॉल पे या सेकंड गोले पे कितना बल लगेगा भैया, तो इस पे बल लगेगा 0.2 न्यूटन। कितना लगेगा, 0.2
न्यूटन। हमने कहा 0.2 न्यूटन इस गोले पे बल लगेगा, तो दूसरे पार्ट का आंसर कितना लिख देंगे आप, 0.2 न्यूटन लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन खत्म, बस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, USEB 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, देखिएगा हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन किस साल आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, हर बोर्ड से लिया गया क्वेश्चन है। तो आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यूपी से है, बिहार से है, झारखंड से है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, किसी भी बोर्ड से आप बेटा ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, दो बिंदु आवेश +4e एंड +e परस्पर a दूरी पर स्थिर है। a दूरी पर क्या भैया, स्थिर है, फिक्स है, फिक्स है। दो केस बनते हैं इस क्वेश्चन में, एक स्थिर वाला केस बनता है, एक जो है आपका बनता है फ्री वाला केस बनता है। ठीक, स्वतंत्र वाला केस बनता है भाई। एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखे कि वह संतुलन में हो, किस दशा में यह संतुलन स्थायी होगा और किस दशा में यह अस्थायी होगा, यह आपको बताना है। स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन की स्थिति हमने हमारे जो वीडियो है, वन शॉट वीडियो है बेटा, उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप जाइए वीडियो को देखिए। ठीक है ना, चलिए देखिए बात करते हैं, हमारे पास दो बिंदु आवेश है भैया, हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है यहाँ पे प्लस का 4e और यहाँ पे एक बिंदु आवेश है प्लस का e, और ये एक दूसरे से a दूरी पर स्थित है भैया। कितने दूरी पर स्थित है भाई, a दूरी पर स्थित है। देखिए आपसे कह रहे एक तीसरे बिंदु आवेश q को आप कहां पर रखेंगे, तो मान लेते हैं इस तीसरे बिंदु आवेश q को हम रखते हैं इस बिंदु पर, यहां पर हम इसको रख देते हैं इस बिंदु पर प्लस का q, और मान लेते हैं कि इस बिंदु पर यह संतुलन की अवस्था में होगा। किसकी अवस्था में होगा भैया, संतुलन की अवस्था में होगा। इसको नाम दे दिया हमने a, इसको हमने नाम दे दिया b, और हमने बोला भैया देखो ये जो q आवेश है इस +4e आवेश से ये x दूरी पर स्थित है, तो यहां से इसकी दूरी बचेगा भैया a - x। अगर ये दूरी हो गया आपका x, तो यहां से इसकी दूरी बचे, क्योंकि कुल दूरी जो है a है, तो a में से हम x को माइनस कर देंगे तो बची हुई दूरी जो है वो a - x के बराबर हो जाएगा। अच्छा भैया सर समझ में तो आ गया, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखिए +4a और +q ये दोनों रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये वाला जो 4e है वो इस पे एक बल लगाएगा इस दिशा में, कितना मान लेते हैं F1। अच्छा ये जो प्लस का e है ये भी +q चार्ज पे एक बल लगाएगा, किस दिशा में, हमने कहा भैया देखो बल लगेगा इस दिशा में, कितना F2, क्योंकि +q आवेश यहाँ पे संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में होने का मतलब है कि इस पे जो कुल बल लग रहा है वो 0 लग रहा है, इस पे नेट फोर्स जो है बेटा वो 0 है, और 0 होने की वजह से यहाँ पे F1 और F2 जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक, तो देखिए प्रश्न अनुसार तो हम सॉल्व करते हैं इसको, तो हम लिखते हैं प्रश्न अनुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन +q आवेश संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, इसीलिए क्या लिखेंगे बेटा, इसीलिए F1 - F2 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। F1 और F2 का जो सम है वो कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, F1 में से F2 को माइनस करेंगे। ओह बहुत सुंदर, तो हमने कहा देखो F1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा F1, हमने कहा F1 इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, +4e और q के बीच लगने वाला बल है, तो हमने कहा इसके बीच लगने वाला बल होगा kq × 4e डिवाइडेड बाय, कूलम का नियम यूज करेंगे, K(Q1Q2/r², 1/4 पाई एप्सिलॉन। K का मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर K का मतलब क्या है, K का तो मतलब होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन को हमने क्या लिखा बेटा, K लिख दिया हमने,
क्या लिखा है के, तो इसलिए के क्यू 4e डिवाइडेड बाय देखो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है भाई, x है, तो क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। ओहो बहुत सुंदर, बराबर हमने कहा देखो इस प्लस क्यू और प्लस ई इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, तो इनके बीच बल लग रहा है के क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे अप्लाई किया बेटा कूलम का नियम। क्या होता है भाई कूलम का नियम, अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने लिखा था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर दूरी है, Q1 Q2 आवेश है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में Q1 आपका 4e है और Q2 आपका Q हो गया, तो हमने 4e इंटू Q लिख लिया। सेकेंड केस में हमारा Q1 Q हो गया, Q2 आपका E हो गया, तो हमने इसकी जगह लिख दिया K इंटू E लिख दिया, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, ठीक है ना। जो वैल्यूज दे रखा था उसी वैल्यूज को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। ओहो बहुत सुंदर, गजब। चलिए देखिए K से K कैंसिल, Q ने Q को मार डाला, E ने E को मार डाला, बचा क्या भैया, काट पीट के बचे यहाँ पे 4 बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचा 1 बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने कहा कोई बात नहीं, हम इसको 4 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक कैलकुलेशन है, इसको हम 2 बटा एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 बटा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने कहा इस 2 से इस 2 को काट दो और कह दो भैया हो जाओ तुम खल्लास। ये हो गया खल्लास, क्या हो गया भाई 2 बाई एक्स इज इक्वल टू बचा 1 बाय ए माइनस एक्स। हमने कहा इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 का a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू इस x का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा x, ठीक है। चलिए इस 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x, इस 2x को उठा के इधर पटकिएगा तो ये आपका जाएगा x प्लस का 2x, तो हमने कहा देखिए 2a इज इक्वल टू हो गया 3x, तो हमने कहा देखिए x जो है वो 2a बटा 3 हो जाएगा। हमने कहा x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, वो 2a बटा 3 मीटर हो जाएगा। और मीटर में दे रखा तो मीटर लिखिए, सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर लिखिए। देखिए कुछ दे नहीं रखा है तो आप उसका एज इट इज रख दीजिए कि 2a बाई 3 डिस्टेंस पर जो है आपका ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये संतुलन की अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा भैया, संतुलन की अवस्था में होगा। ओह बहुत सुंदर भैया, लेकिन 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 सुनिए सुनिए सुनिए, क्या कह रहा है कि किस दशा में यह संतुलन स्थायी होगा तथा किस दशा में अस्थायी होगा। आपसे पूछा है किस दशा में संतुलन स्थायी होगा और किस दशा में संतुलन अस्थायी होगा। इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में है, मैं बस आपको बता देता हूं कि किस दशा में संतुलन स्थायी होगा और किस में अस्थायी होगा। यदि आवेश Q जो है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, जो Q आवेश आपका है, थर्ड आवेश जो Q है, अगर ये पॉजिटिव है तो संतुलन स्थायी होगा बेटा। संतुलन क्या होगा भाई, स्थायी होगा। और यदि आवेश क्या होगा भाई, यदि आवेश Q जो है अगर ये नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश है बेटा, तो उस केस में संतुलन जो है वो आपका अस्थायी होगा। कैसा होगा, अस्थायी होगा, ठीक। तो प्लस क्यू के केस में स्थायी संतुलन अवस्था मतलब संतुलन स्थायी होगा और नेगेटिव आवेश की तुलना के केस में आपका संतुलन जो है वो अस्थायी होगा, ठीक है। इतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलते, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड का ख पार्ट है ना, क्या है, कह रहे 4 कूलम तथा 1 कूलम के 2 धन बिंदु आवेश परस्पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1 कूलम के तीसरे धन आवेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह अप्रभावित रहे। अप्रभावित रहने का मतलब है कि वो संतुलन में रहे। देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज का खेल है, बस लैंग्वेज समझना पड़ेगा आपको। यहां पे लिखा है कि अप्रभावित रहे, इसका मतलब संतुलन की अवस्था में रहे। आपका आवेश जो होगा वो संतुलन की अवस्था में होगा। यस, हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी? यस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, और पढ़ाई कैसे चली सबकी? यस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब।
चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 4 कूलम और 1 कूलम के 2 धन बिंदु आवेश दे रखा है। देखिए भैया ये 2 आवेश रखा हुआ है। सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया है सेम ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। तो ये आपका 4 कूलम का धनावेश यहाँ पे रखा हुआ है, एक कूलम का धनावेश यहाँ पे रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा ये 3 मीटर है। कितने मीटर की दूरी पर स्थित है भैया? ये 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। ओहो, तो इनके बीच की जो दूरी है भाई ये 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। कह रहे एक तीसरे आवेश 1 कूलम के तीसरे आवेश ये धनावेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि वह संतुलन की स्थिति में रहे, संतुलन की स्थिति में रहे। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम एक धनावेश 1 कूलम को प्लेस करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, और इस बिंदु पर ये जो 1 कूलम का तीसरा आवेश है ये संतुलन की अवस्था में होगा। वो अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो बस मौज मारेगा अपनी जगह पे। क्यों? क्योंकि इस पे नेट बल कितना है भैया? 0 है। ये इधर से धकेल रहा है, वो उधर से धकेल रहा है, दोनों के धकेल रहा है, दोनों साइड से धकेल रहा है दोनों चार्जेस को, इसलिए वो बेचारा अपनी जगह पे ऐसा बैठा पड़ा है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, अपनी जगह से हिल नहीं सकता। ये इधर अगर मान लो वो इधर +4 कूलम चार्ज की तरफ आ जाता है तो ये धकेल देता है उसको उधर। अगर वो उधर चला जाता है तो उधर से 1 कूलम उसको धकेल लेता है, वापस वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो अपनी जगह छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकता, अपनी जगह पे संतुलन की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि उस पर नेट फोर्स कितना है भैया? 0 है। तो देखिए ए बिंदु हो गया, ये हमारा हो गया बी बिंदु। यहाँ पे मान लेते सी बिंदु पर ये 1 कूलम का आवेश जो है बेटा वो किसमें है? वो है आपका संतुलन की अवस्था में। ओहो भैया बहुत बढ़िया सर। तो हमने कहा मान लेते हैं ए से सी तक की जो दूरी है ये आपका x है, तो C से B तक की दूरी, क्योंकि A B के बीच की दूरी आपका 3 मीटर है, तो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगा बेटा 3 माइनस एक्स। हमने कहा 3 माइनस एक्स। हमने कहा देखो 4 कूलम चार्ज इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F1, इस 1 कूलम ने इस C पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में कितना? F2, क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है, क्योंकि भैया ये किसमें है? संतुलन की अवस्था में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार तो हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F1 जो है वो किसके बराबर होगा भैया? F2 के बराबर होगा। जब भी संतुलन की अवस्था में क्वेश्चंस बनेगा आपको जस्ट दोनों बलों को क्या कर देना है बेटा? बराबर रख देना है। क्या रख देना है? बराबर। F1 बराबर F2। अच्छा, F1 +4 और +1 के बीच में लगने वाला बल है कितना? कूलम के नियम के अनुसार K × Q, 4 × Q2 1 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है भैया? x। तो ये आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, बच्चे बाद में कहेंगे सर समझ नहीं आया। मान लो इसका वैल्यू Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 चार्ज है। तो Q1 और Q2 के बीच कितना बल लगेगा? वो बल है F1, तो ये बल हो जाएगा आपका KQ1 × Q2 डिवाइडेड बाय x, तो x का स्क्वायर। F2 जो है बल लगेगा बेटा इस Q2 और Q3 के बीच में, Q2 और Q3 के बीच में बल लगेगा आपका KQ2 × Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना? ये आपका 3 माइनस एक्स का डिस्टेंस है, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पे इस Q2 ने Q2 को काट डाला, खल्लास। K से K खत्म हो गया, खल्लास। क्या भाई? Q1 बाय क्या बचा? Q1/x², और यहाँ पे बचा आपका Q3/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने क्या कहा? हमने कहा देखो Q1 का जो वैल्यू है वो 4 है, तो हमने कहा 4 रख दो, तो 4/x² इज इक्वल टू Q3 का वैल्यू कितना भैया? 1, तो 1 यह जा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने कहा देखो 4/x², इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 2/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने कहा इस 2 से 2 को उड़ा दो, 2 को उड़ा दो, खत्म। तो ये बचेगा आपका 2/x इज इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स। हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे 2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, 1 का x के साथ गुणा हो जाएगा, तो आपका जो 2 3 माइनस एक्स बराबर x गुणे 1, x गुणे 1 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, त्रियक गुणा कर दिया हमने। ओहो बहुत बढ़िया।
2 का अंदर गुणा करिए, 3 दूना 6 माइनस का 2x बराबर आपका जगह x, इस 2x को उठा के इधर पटकिएगा तो ये x प्लस 2x हो जाएगा, 2x तो ये आपका जगह 3x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 6/3, तो ये आपका जगह 2 मीटर। कितना मीटर भैया? 2 मीटर। ओहो बहुत बढ़िया। तो हमने कहा इस +4e आवेश से 2 मीटर की दूरी पर अगर आप इस 1 कूलम आवेश को रखेंगे तो वो चुपचाप अपनी जगह पे बैठा रहेगा, वो अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं, चुपचाप अपनी अवस्था में पड़ा रहेगा, वो अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं हिलेगा डुलेगा क्योंकि वो किस में है? वो संतुलन की अवस्था में, वो अप्रभावित है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता है। ठीक, बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, और इसी पे बेस्ड बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बस क्या करेंगे, वो यहाँ पे इन दोनों आवेशों के मान को बदल देंगे और इस दूरी को बदल देंगे और आपसे पूछेंगे पोजीशंस बता दो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आपने सीख लिया होगा, अगर नहीं सीखा है दोबारा देखिए वीडियो को, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? क्यू परिमाण के 2 समान आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। क्या कह रहा है? हमारे पास 2 आवेश है और 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, रखे हुए हैं। एक तीसरे आवेश क्यू को दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर इस प्रकार रखा गया है कि तीनों आवेश संतुलन की अवस्था में हैं। आवेश क्यू की स्थिति, उसका परिमाण तथा प्रकृति क्या होगी? ठीक, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उन्होंने कि इसका परिमाण निकालना है। क्या निकालना है भैया? परिमाण निकालना है। 2 क्यू आवेश, कैपिटल क्यू आवेश है। सेम क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है क्वेश्चन का, करने का तरीका भी सेम ही रहेगा। देखिए हमारे पास 2 आवेश है, बिंदु आवेश है भैया, ये है प्लस का क्यू और ये भी है आपका प्लस का क्यू। ठीक, जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है भैया। ये है बिंदु A और ये है बिंदु B पर रखा है भाई, और इन दोनों के बीच की दूरी है भैया r। कितना है भाई? r दूरी पर रखा हुआ है। ओहो सुंदर। अच्छा, एक तीसरे आवेश Q को कहां पे रखेंगे? तो वही स्थिति है भैया कि मान लेते हैं यहां पे रख देते हैं इस Q आवेश को, और ये Q आवेश क्योंकि अब ये माइनस का Q होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? हमने कहा अगर प्लस क्यू रख दोगे ना, देखो सिंपल सा मैं समझाता हूं आपको। यहां पे एक वर्ड पे फोकस करिएगा। हाँ, यहां पे इस प्रकार रखें कि तीनों आवेश संतुलन की अवस्था में रहे। यहां पे इस लाइन पे फोकस करिएगा, यहां पे लिखा है कि तीनों आवेश संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। तो यहां पे ये जो आवेश है और ये बी आवेश है, ये दोनों स्वतंत्र है, ये दोनों फ्री है। अगर ये क्यू आवेश एक बल अनुभव करेगा तो उस बल की दिशा में भाग जाएगा। ये वाला आवेश भी अगर एक बल अनुभव करेगा तो उस बल की दिशा में ये भी भाग जाएगा, तो ये अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे। इस संतुलन तो नहीं बनेगा, मतलब संतुलन की स्थिति तो नहीं बनेगा ना। तो कब संतुलन की स्थिति में बनेगा? तो हमने कहा देखो, अगर इस बीच में अगर आप ऋणात्मक आवेश रखते हैं, क्या रखते हैं भैया? ऋणात्मक आवेश। तो हमने कहा देखो क्या होगा कि ये जो बी पे जो आवेश रखा हुआ है वो इस ए पे जो आवेश रखा हुआ है, इस आवेश पे एक बल लगाएगा। किस दिशा में लगाएगा भैया बल? तो हमने कहा बल देखो इस दिशा में लगेगा। हमने कहा बल जो है वो लगेगा इस दिशा में, इधर इसको धकेलेगा, भगाएगा, बट यहां पे ऋणावेश रखा हुआ है। ये ऋणावेश क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये कहेगा, ऋणावेश कहेगा भैया दूर मत जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। और ये वाला क्यू आवेश कहेगा भैया भाग जाओ यहां से। तो दोनों बल जो लगेंगे वो अपोजिट दिशा में लगेंगे। अगर ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हुए तो इस क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा? 0 बल लगेगा। तो ये आवेश चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाएगा, अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सेम अगेन अगर इस बी पे आवेश की बात करें तो देखिए ए पे आवेश, जो ए पे जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है कैपिटल क्यू, वो इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा? रिपेल करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, उसको भगाएगा, चपेट मारेगा उधर कि जा भाग भाग। ये भागेगा इधर, ये इधर भागेगा, एक बल लगेगा इसमें इस दिशा में। मैं केवल बल की दिशा को दिखा रहा हूं, बल का मान नहीं दिखा रहा। ठीक, जैसे ये भागने की कोशिश करेगा तो ये ऋणावेश जो कि हमने बीच में रखा है, ये ऋणावेश क्या करेगा? भैया भाग मत, मेरी तरफ आ, मेरी तरफ आ।
तो ये ऋणावेश क्या करेगा, मेरी तरफ आ, इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ भैया। जब इसको खींचेगा तो यहाँ पे बल लगेगा दो दिशा में, एक इस दिशा में और एक इसके अपोजिट दिशा में। जब अगर इस बिंदु पर बल बराबर हो गया तो अगेन इस बी बिंदु पर कैपिटल क्यू आवेश चुपचाप बैठ जाएगा, वो अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि वो संतुलन की स्थिति में हो जाएगा। अच्छा, अब इस ऋणावेश की बात करते हैं। तो इस ऋणावेश की जब हम बात करेंगे, देखो ये वाला प्लस क्यू इस ऋण को कहेगा भैया तू मेरे पास आ जा, तो मेरे पास आ जा, इसका मतलब बल लगेगा इधर। ये जो प्लस का धनावेश है ये इस ऋणावेश को कहेगा भैया तू मेरे पास आ जा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा ये इसको अपनी तरफ, ये खींचेगा तो बल लगेगा इस दिशा में, इस दिशा में। तो अगेन इस क्यू आवेश पे भी दो विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, और ये परिमाण में अगर समान हुए तो यहाँ पे इस ऋणावेश पे भी कितना बल लगेगा, टोटल 0 लगेगा। तो ये जो ऋणावेश है ये भी यहाँ पे चुपचाप बैठ जाएगा। तो ये भी चुपचाप बैठा हुआ, ये भी चुपचाप बैठा हुआ, ये भी चुपचाप तीनों चुपचाप बैठे हुए, तीनों अपनी जगह से नहीं हिल रहे। तो इसका मतलब पूरा सिस्टम हमारा किसमें है भैया, संतुलन की स्थिति में। हमने कहा कि जो तीनों आवेश है संतुलन में बैठा हुआ, ये अपनी जगह से हिल डुल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे धनावेश रख देंगे तो ये सब चले जाएंगे एक दूसरे से दूर, क्योंकि सब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो चले जाएंगे दूर, तो संतुलन की स्थिति नहीं बनेगा। तो संतुलन की स्थिति कब बनेगा, जब आपका क्यू आवेश जो है वो ऋणात्मक होगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको समझ में आता है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए ए बी के बीच की दूरी कितना है भैया, आर। तो हमने कहा यहाँ पे एक बिंदु है सी, तो ए से सी तक की जो दूरी है मान लेते हैं एक्स है। अगेन वही तरीका, सी से बी तक की दूरी मान लो भैया कितना, आर माइनस एक्स, क्योंकि कुल दूरी आपका दे रखा है आर, तो आर में से एक्स को माइनस कर दो तो सी भी आपका आ जाएगा आर माइनस एक्स। ओहो सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब लाजवाब बेहतरीन। देखिए अच्छा, इस ए ने सी पे बल लगाया कितना भैया, मान लेते हैं F1, और इस बी ने सी पे बल लगाया कितना, F2। क्योंकि सी पे माइनस क्यू संतुलन की अवस्था में है, तो यहाँ पे आवेश क्यू की स्थिति, उसका परिमाण मतलब प्रकृति बताइए। चलिए प्रकृति बाद में लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि माइनस क्यू आवेश संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, इसीलिए F1 जो होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, F2। जब भी संतुलन की स्थिति में होगा दो विपरीत बलों को आपस में क्या कर देना बेटा, अब बराबर कर देना। F1 बराबर लिख देना F2। ओहो, F1 A और C के बीच लगने वाला बल है भैया, तो A और C के बीच लगने वाला बल K, इस पे आवेश है Q, इस पे है माइनस का Q, तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q। देखो अब ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, नोट कि जब भी हम इस कूलाम के नियम वाला जो सूत्र है, उस सूत्र में, बल के सूत्र में जब भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा उसका परिमाण रखा जाएगा। अगर आवेश ऋण में है तो भी वैल्यू प्लस में ही रखा जाएगा, ऋण चिन्हों के साथ मान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये सदिश राशि है। सदिश राशि में जब भी मान रखे जाते हैं बेटा, वो धन चिन्हों के साथ रखे जाते हैं, ऋण चिन्हों के साथ नहीं रखे जाते हैं। ये नोट करके लिख लीजिए। अगर स्केलर क्वांटिटी होगा, अदिश राशि होंगे, तो अदिश राशि में जब भी मान रखा जाएगा विद चिन्हों के साथ रखा जाएगा। अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक रखा जाएगा, ऋणात्मक आवेश होगा तो ऋणात्मक आवेश रखा जाएगा। किसमें, विभव वाले न्यूमेरिकल में, और जो आपका स्थितिज ऊर्जा वाले न्यूमेरिकल से उसमें चिन्हों के साथ रखे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका बल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और बल वाला जो सूत्र होगा, इसमें जब भी मान रखे जाएंगे प्लस के चिन्हों में रखे जाएंगे, मान ऋणात्मक चिन्हों के साथ नहीं रखा जाएगा। ये लिख लीजिए, नोट करिए। देखिए इन दोनों के बीच में दूरी कितना भैया, x, तो यहां पे लिखेंगे x का स्क्वायर बराबर। अच्छा, इस C और B के बीच में कितना बल लग रहा है भाई, C और B के बीच में बल लगेगा आपका K कैपिटल Q प्लस का स्मॉल q, ऐसे लिखो, कैपिटल Q स्मॉल q बटा ये डिस्टेंस आपका है बेटा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने कहा भैया देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, उड़ गया, खत्म खत्म खल्लास। 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओहो बहुत सुंदर, हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, सॉरी मैंने गलती से r स्क्वायर लिख दिया, ये आपका जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स को उठा के इधर पटकिएगा तो ये x प्लस एक्स कितना जाएगा बेटा आपका 2x, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका r बटा 2, मतलब x का जो मान है वो r बटा 2 हो जाएगा। तो एक तो ये आ गया, इसकी स्थिति निकल गया कि इस q आवेश को कहाँ पर रखेंगे, r बटा 2 डिस्टेंस पर रखेंगे, r बटा 2 मीटर की दूरी पर रखेंगे, जहां पे आपका ये तीनों आवेश किसमें होगा भैया, संतुलन की अवस्था में होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या पूछा है, इसका परिमाण बताइए। देखिए अब इस आवेश का, गौर से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस आवेश का परिमाण निकालने के लिए अगर इस बीच में जो आवेश आपने रखा है उस आवेश का परिमाण अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप या तो इस वाले आवेश पर नेट फोर्स 0 दिखाएंगे या तो आप इस वाले आवेश पे नेट फोर्स कितना दिखाएंगे भैया, 0 दिखाएंगे। अगर स्थिति निकालना है, पोजीशंस निकालना है, पोजीशंस निकालने के लिए बेटा आप इस बिंदु पर नेट फोर्स 0 दिखाएंगे, इस वाले आवेश पे नेट फोर्स 0 दिखाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया कि माइनस क्यू आवेश जो है किसमें, संतुलन की स्थिति में, इसलिए माइनस क्यू आवेश पर हमने नेट फोर्स 0 दिखाया, दोनों बलों को बराबर दिखाया हमने। बट जब भी इसका परिमाण निकालना होगा या तो इस वाले आवेश पे नेट फोर्स 0 दिखाएंगे या इस वाले आवेश पे नेट फोर्स, दोनों में से किसी पे भी आप नेट फोर्स 0 दिखा के इस माइनस क्यू आवेश का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, ए बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है इस पर नेट फोर्स 0 दिखाते हैं, बिंदु ए पर रखे, ए पर रखे आवेश पर नेट बल F कितना होगा भैया, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। देखिए दिखा देते हैं, इस ऋणावेश और इस धनावेश के बीच में जो बल लगेगा, इन दोनों के बीच से बल लगेगा, इसको हम नाम दे देते हैं F3, और इस धनावेश और इस धनावेश की वजह से, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और इन दोनों की वजह से जो बल लगेगा, इस बल को नाम दे देते हैं हम F4। क्या नेम दे देते हैं, F4। तो यहाँ पे क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो हम F3 इज इक्वल टू क्या रख देंगे बेटा, F4। F3 और F4 को आपस में इक्वल करेंगे। ओहो बहुत सुंदर। चलिए F3 इन दोनों के बीच में बल लग रहा है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, r/2, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, r, क्योंकि ये x का मान आ गया, यहाँ पे x का मान कितना है, r/2, तो ये जो दूरी है ये r/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। F3 कितना भाई, k, इस आवेश का मान कैपिटल Q, इस आवेश का मान स्मॉल q, बटा दूरी कितना है भाई, r/2, तो ये r/2 का स्क्वायर बराबर। अब इन दोनों आवेशों के बीच में कितना, इसके बीच में और इसके बीच में कितना बल लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितना भैया, r है, तो बल जो लगेगा ये लगेगा आपका k कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाय r का स्क्वायर। k ने k को काट डाला भाई, q ने q को मार डाला, ठीक, बचा क्या, तो यहां पे बचेगा q बटा r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो यहां पे आपका जगह q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बटा 4 इज इक्वल टू कैपिटल Q बटा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4q इज इक्वल टू कैपिटल Q, तो यहां से q आपका आ जाएगा कैपिटल Q बाय 4, तो ये इसका परिमाण हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई, ये है आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, सॉरी यह है आवेश का परिमाण। ठीक, प्रकृति, तो प्रकृति हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं, प्रकृति जो है वो ऋणात्मक आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश, इसीलिए आप Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस कैपिटल Q बाय 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाय 4, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ऋणात्मक आवेश के लिए संतुलन जो है वो स्थायी में होगा और धनावेश के लिए संतुलन की स्थिति बनेगा ही नहीं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बढ़िया सा आता है, विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है भाई। अब तक हमने आवेश से रिलेटेड किया, विद्युत क्षेत्र का क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन है कि दो बिंदु, अब इसी पैटर्न पे है क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे है, बट यहाँ पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब तक जो हमने लगाया था वो कूलम का नियम लगाया था, बस इतना ही डिफरेंस है, फॉर्मूला का डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है भाई। ठीक,
दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणे 10 की घात -19 कूलम तथा 20 गुणे 10 की घात -19 कूलम 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस स्थान पर या किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा? क्या होगा भाई? वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यहां पे इस पे फोकस करिएगा, इस पे फोकस करिएगा। देखिए दो बिंदु आवेश है हमारे पास, दो बिंदु आवेश है भैया, एक बिंदु आवेश यहां पर है, एक बिंदु आवेश यहां पर है। ये है प्लस का 5 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम और यहाँ पे है प्लस का 20 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। देखिए सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के लिए, अगर धनावेश है, धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है बेटा वो धनावेश से दूर की दिशा में होता है, और अगर आपके पास ऋणावेश है तो ऋणावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उसकी तरफ होता है, ऋणावेश की तरफ होता है। धनावेश से दूर जाता है, ऋणावेश की तरफ आता है, तो यहाँ पे दोनों आवेश क्या है भाई? धनावेश है। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो उससे दूर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा भैया? दूर की तरफ जाएगा। ओहो बहुत सुंदर, इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको यूज करना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बिंदु लेता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट सीखे फिर क्वेश्चन तो अपने आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं तो इस धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र इधर होगा, यहाँ इस धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र इधर होगा, दोनों विद्युत क्षेत्र सेम दिशा में है तो आपस में जुड़ेंगे, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इस धनावेश के इधर इस साइड में, लेफ्ट साइड में विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता है। अच्छा इस प्लस 20 कूलम के साइड में लेते, यहाँ पे ले लेते एक बिंदु P मान लेते हैं। देखिए इस प्लस आवेश की वजह से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में, और इस धनावेश की वजह से भी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? इस दिशा में, क्योंकि इस धनावेश है, यहां से विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, ट्विंग, कैसे जाएगा? ट्विंग, इधर जाएगा, दूर जाएगा। भैया दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र क्या है भाई? सेम दिशा में है, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र सेम दिशा में, तो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं हो सकता। अच्छा सर कहाँ पर होगा विद्युत क्षेत्र? तो हमने कहा देख लेते हैं भाई, इसके बीच में कहीं हो सकता है। हमने कहा इसके बीच में कहीं हो सकता है, तो बीच में कहाँ हो सकता है? तो हमने कहा चेक कर लेते हैं। हमने कहा मान लो यहाँ पे एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर आप चेक करो, तो हमने कहा देखो ये जो धनावेश प्लस 5 गुणा 10 की घात -19 कूलम है, इस धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र होगा ट्विंग, इधर इस साइड में, तो इसके लिए होगा इस दिशा में। इसको नाम दे देता हूँ मैं A, इसको नाम दे देता हूँ B। तो हमने कहा इस A की वजह से विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, और इस B बिंदु पर जो आवेश रखा है क्योंकि ये भी धनावेश है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा भैया? ट्विंग, इस दिशा में, उससे बाहर की तरफ आएगा। कहाँ आएगा भैया? बाहर की तरफ, इधर आएगा। ठीक, तो जब इधर आएगा विद्युत क्षेत्र तो यहाँ पे बनेगा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो कितना भैया? E2, कितना भैया? EB, सॉरी क्या ले लेते? EB। अब देखिए यहाँ पे दोनों विद्युत क्षेत्र जो है विपरीत दिशा में, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इस बिंदु P पर हो सकता है विद्युत क्षेत्र क्या हो जाए भाई? जीरो हो जाए। तो हमें बताना है इस बिंदु P का पोजीशन। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इस बिंदु A से P तक की दूरी मान लो भैया x, क्या मान लो भैया? x। हमने कहा इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? हमने कहा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी है आपका 2 मीटर। कितना मीटर है भैया? 2 मीटर। तो हमने कहा A से P तक अगर x है तो P से B तक कितना होगा? ये आपका 2 - x हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2 - x। चूंकि बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना है भाई? शून्य है। चूंकि बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना है भाई? E जो है बेटा वो शून्य है, तो इसलिए E नेट जो होगा वो EA - EB हो जाएगा। एक विद्युत क्षेत्र में से दूसरे वाले को क्या कर देंगे? हम घटा देंगे, चाहे वो आप AA से B को घटा दो या EB से EA को घटा दो। ठीक, तो हमने EA में से EB को घटा दिया, बराबर 0। इसको उठा के इधर पटकेंगे, तो हमने कहा EA इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज EB। EA इस A बिंदु पर आवेश जो रखा हुआ है +5 माइक्रोकूलम, इसको Q1 नाम दे देता हूं मैं, और इसको मैं नाम दे देता हूं Q2। हमने कहा इस Q1 की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था? बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिंदु आवेश के कारण। कितना भाई? तो बिंदु आवेश के कारण होता है E = 1/4πε0
इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको आप के क्यू बाय आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाय आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो इस ए आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा ये आपका के Q1 बाय आर है कितना, सॉरी x है, तो ये आपका जो x का स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी कितना होगा, तो इस बी बिंदु पे जो आवेश रखा हो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ये आपका जो के Q2 डिवाइडेड बाय x कितना है, सॉरी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने कहा इस k से k कैंसिल हो जाएगा, उड़ा दो, खल्लास कर दो। Q1 का मान रख दो कितना भाई, 5 × 10 की घात माइनस का 19 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने कहा Q2 का मान कितना है, हमने कहा Q2 का मान है 20 × 10 की घात 19, हमने कहा 20 × 10 की घात है 19 डिवाइडेड बाय ये आपका जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने कहा 10 की घात 19 ने 10 की घात 19 को मार डाला। क्या कर रहा भैया, मार डाला। अच्छा 5 से इस 20 को भी काट दीजिएगा, कितना आएगा बेटा 4, तो ये आपका जो 1/x स्क्वायर क्या आएगा भैया, 1/x स्क्वायर बराबर ये आपका जो 4/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम 4 को क्या लिख सकते हैं भाई, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो हमने कहा भैया देखो इसको ऐसे लिख दो, 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए 2/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने कहा इस 2 से 2 को कर दो कैंसिल, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 के साथ, x का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 के साथ, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस एक्स, और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 2x, इस x को उठा के इधर पटकिएगा तो ये आपका जाएगा 2x प्लस x, तो 2 बराबर हो जाएगा आपका 3x, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 2/3 मीटर। कितना, 2/3 मीटर। मतलब इस प्लस 5 × 10 की घात माइनस 19 कूलम से 2/3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो है वो आपका शून्य होगा। क्या होगा भैया, शून्य होगा। तो अगर बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, संतुलन की अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है बेटा, F1 इज इक्वल टू F2 सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर विद्युत क्षेत्र का क्वेश्चन की विद्युत क्षेत्र शून्य है तो हमने E1 बराबर E2 रख देना है, या EA बराबर EB रख देना है, या जो आपकी मन वो अच्छा वो आप लिख लीजिए, बट दोनों फोर्स और दोनों फील्ड को क्या कर देना है बेटा, इक्वल कर देना है। बस इतना ही इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, बाकी फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। चलिए द्विध्रुव से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, द्विध्रुव से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अब अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए 2 सेंटीमीटर लंबाई, कितना भाई, 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि उसकी अक्ष क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। इस पर 10√3 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण कार्य करता है। वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए भैया बहुत बढ़िया दिया है, क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया है द्विध्रुव की लंबाई, क्या दे रखा है बेटा, द्विध्रुव की लंबाई। आप इसको किसी से भी रिप्रेजेंट कर लीजिएगा बेटा, L से रिप्रेजेंट कर लेंगे तो ये आपका 2 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। हमने कहा सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लीजिएगा, 10 की घात -2 मीटर से गुणा कर दीजिए। आप 10 की घात -2 से आप गुणा कर दीजिए तो ये मीटर में बदल जाएगा। अच्छा इसमें बल, वैद्युत क्षेत्र आपका दे रखा है E, वैद्युत क्षेत्र E 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक। एक कोण आपके पास दे रखा है थीटा, कितना भाई, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अच्छा इस पे बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है टाउ, बल आघूर्ण किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा टाउ जो है वो 10√3 है। कितना है, 10√3 न्यूटन मीटर। इसको जूल भी लिखा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में जूल भी दे रखा होता है,
ठीक। तो टाउ का फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज करना है इन सारे डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हम चले तो हम यहाँ पे बल युग्म का जो आघूर्ण है, आघूर्ण का सूत्र यूज करेंगे। आघूर्ण टाउ बराबर, आघूर्ण टाउ बराबर आपका हो जाता है पीई साइन थीटा। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पीई साइन थीटा। एक फॉर्मूला शीट बनाइए, उसमें लिखते चलिए फॉर्मूला जो जो आ रहा है। तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। टाउ का मान रख दीजिए भैया 10√3। पी आपको निकालना है, दे नहीं रखा है आपके पास। ई कितना है भाई? ई है 10⁵ गुणा साइन 30। साइन 30। तो हमने कहा बहुत बढ़िया भाई। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कितना होता है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरा बेटा जल्दी से। p गुणा 10⁵ गुणे 10⁵ गुणे 30 का मान होता है 1/2, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आएगा भाई? तो हमने कहा p का जो वैल्यू है ये आपका जाएगा 2 का इधर गुणा कर दीजिएगा। तो p बराबर 10√2 गुणे 2/10⁵, 10⁵5। तो हमने कहा p जो है यहाँ से आपका जाएगा बेटा 2√3 गुणे 10⁵, ये -5 ऊपर जाएगा, मतलब 5 घात ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से 10⁵1 है तो इसको ले लीजिएगा +1, 10⁵+1। तो हमने कहा यह हो गया आपका 2√3 गुणे 10⁻⁴। अच्छा p क्या होता है बेटा? p द्विध्रुव आघूर्ण होता है। p क्या होता है भाई? द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है p बराबर द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र जो होता है बेटा ये होता है p बराबर q × l। तो यहां से q कितना होगा? आवेश कितना आ जाएगा भाई? तो आवेश आ जाएगा q दैट इज p/l। p को आप l से भाग कर दीजिए, द्विध्रुव की लंबाई से भाग कर दीजिए। तो p कितना भैया? 2√3 गुणे 10⁻⁴ बटा l। लंबाई कितना दे रखा भैया? 2 गुणे 10⁻⁻2, 2 गुणे 10⁻⁻2, 2 से 2 को कर दीजिए खल्लास। √3 का मान होता है 1.73 गुणा 10⁻⁻2 पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -4 +2। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 1.73 गुणा 10⁻⁻2 कूलम में इसका आंसर आ जाएगा। मतलब उस द्विध्रुव पे कितना आवेश है भाई? आवेश का परिमाण है 1.73 गुणा 10⁻⁻2 कूलम। दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है बेस्ड किस पे है भैया? इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे और आपके पास एक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि P इज इक्वल टू Q × 2L। अगर इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लेते तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन। और क्वेश्चन बेटा आया हुआ है यूपी बोर्ड 2015 में। यूपी बोर्ड 2015 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे एक भुजा L भुजा के, L है यहाँ पे, एक नहीं है ये L है। हाँ, L भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्र ये दे रखा है आपका 1.32 के अनुसार रखे हैं। चित्र के केंद्रक O पर +Q आवेश पर परिणामी बल का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए, है ना। इस चित्र में यहाँ पे इसके केंद्रक पर यहाँ पे एक आपका धनावेश रखा हुआ है प्लस का Q, और इस +Q आवेश पर आपको क्या निकालना है बेटा? बल निकालना है, आपको बल कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने कहा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, समझिए आप इजीली क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं भैया? सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस का Q आवेश है, हाँ यहाँ पे +Q आवेश है, यहाँ पे भी +Q आवेश है, और यहाँ पे -Q आवेश है। सबसे पहले आप ये देखिए कि प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है भैया? आकर्षण होता है। हमने कहा देखिए जो प्लस आवेश है इसमें प्रतिकर्षण होगा, अगर इसमें प्रतिकर्षण होगा तो किस दिशा में होगा वो देखिए। सबसे पहले देखिए ये प्लस का Q है, इस केंद्र में प्लस का Q आवेश है, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा इस दिशा में। इसको नाम दे देते हैं हम F1। कितना भाई? F1। अच्छा यहाँ पे जो धनावेश रखा हुआ है
ये धनावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, इसको हमने नाम दे दिया F2। कितना? F2। अच्छा भैया देखो, ये जो माइनस का Q है और ये प्लस का Q है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस दिशा में, तो इस पे बल लगेगा इस दिशा में कितना? F3। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस प्लस कैपिटल Q आवेश पे कुल कितना बल है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा वेक्टर यूज होगा, समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चंस को, बट इजी है, आप समझेंगे तो समझ जाएंगे क्वेश्चंस को हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। देखिए इसका नाम लिख देता हूं मैं A, इसका नाम दे देता हूं मैं B और इसका नाम दे देता हूं मैं C, ABC। ठीक, देखो A और O के बीच में कितना बल लगेगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आवेश A व O के बीच बल। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां पे एक चीज और समझिए, इसके केंद्र से, इसके ये जो वर्टेक्स से शीर्ष जो है, इस शीर्ष से केंद्र की जो दूरी है, यहां से यहां तक r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा। इस त्रिभुज की जो लंबाई है ये l और ये l है। ठीक, तो यहाँ पे जो r होगा बेटा, ये r हो जाएगा दूरी r, ये जगह l बटा √3, क्या हो जाएगा भैया, ये l बटा √3 के बराबर होगा। याद करिए, अगर नहीं कर सकते तो मैं बता देता हूँ कैसे आप करेंगे। तो सिंपल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण आपका 60 डिग्री का होगा, तो ये आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। ये आपका l/2 होगा बेटा, कितना हो जाएगा, l/2, ये वाली साइड l/2, यहाँ से यहाँ तक l/2 हो जाएगा। तो इस वाले त्रिभुज में अगर हम क्या लगाते हैं भाई, ये आधार, ये कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, cos थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ पे cos थीटा यूज करते हैं, cos थीटा बटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो ये D पॉइंट ले लेते हैं, तो ये आपका जाएगा AD बटा कर्ण हो जाएगा बेटा AO। A से D तक आपका है l/2 और A से O तक की दूरी है बेटा R। अच्छा यहाँ पे थीटा कितना, 30 डिग्री, तो cos 30 यूज करेंगे, cos 30 बराबर l/2 बटा R। cos 30 का वैल्यू कितना था बेटा, √3/2 बराबर l/2R। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका R आ जाएगा बेटा l/√3। R बराबर क्या जाएगा, l/√3। तो यहाँ पे R जो है वो l/√3 होगा। तो हम अभी R लिखेंगे, बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो उसमें फिर R का वैल्यू कितना लिख देंगे, l/√3 रख देंगे। देखिए इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है, इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा F1। कितना लगेगा, F1 कितना, तो F1 बराबर ये आपका जो KQ इंटू कैपिटल Q बाय R का स्क्वायर। किस दिशा में लगेगा, तो A से O की ओर, प्रतिकर्षण का बल है तो इसलिए A से O की तरफ लगेगा बल। ठीक, अच्छा इस B और O के बीच में कितना बल लगेगा, तो इसको भी देख लेते हैं भैया हम। तो आवेश B और O के बीच में कितना बल लगेगा, B व O के बीच बल कितना, तो इस बल का नाम दिया हमने F2, तो ये बेटा F2 हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू K, F2 इज इक्वल टू K। देखिए यहाँ पे आवेश रखा प्लस का Q, यहाँ पे रखा कैपिटल Q, कितना रखा, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच कितना बल लगेगा, तो K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बटा R स्क्वायर। कहाँ लगेगा बल, B से O की तरफ। कहाँ लगेगा भाई, B से O की तरफ जाएगा, इस दिशा में बल लगेगा क्योंकि प्रतिकर्षण का है, ये प्रतिकर्षित करेगा कैपिटल Q को। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा इस कैपिटल Q और इस माइनस Q पे कितना बल लगेगा, तो हमने लिखना है यहाँ पे आवेश प्लस कैपिटल Q तथा माइनस स्मॉल q के बीच बल। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, क्योंकि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो आकर्षण का लगेगा, तो यहाँ पे कैपिटल Q कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो कैपिटल Q पे कितना बल लगेगा, तो हमने नाम दिया इसका F3 इज इक्वल टू K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कितना, R स्क्वायर। ओह बहुत सुंदर। ठीक, माइनस में नहीं रखना, पहले ही बता चुका हूं, जब भी बल के सूत्र में आवेश का मान रखा जाएगा प्लस में रखा जाएगा, माइनस में नहीं रखा जाएगा। दिशा क्या होगा इसका, दिशा होगा O से C की तरफ, O से C की तरफ। अच्छा अब देखिए F1 F2 F3, अगर हम इन तीनों को ऑब्जर्व करें तो ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बेटा।
अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि F1 बराबर F2 बराबर F3, ये तीनों बल आपस में क्या है भाई, बराबर है। ये तीनों बल आपस में बराबर है। इतनी बातें समझ में आ रहा है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नेक्स्ट पेज में चलते हैं क्योंकि मुझे अब यहाँ पे चाहिए नेक्स्ट पेज। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक, एक तो बल लग रहा था आपका इस दिशा में, तो देखिए तो इसी पे यहाँ पे जो कैपिटल क्यू आवेश है, ओहो सॉरी, यहाँ पे जो आपका कैपिटल क्यू आवेश है, तो इस कैपिटल क्यू आवेश पे इधर बल लग रहा है कितना भैया, F1, इस दिशा में बल लग रहा है कितना, F2, और इस दिशा में बल लग रहा है कितना भैया, F3। इस वाले डायग्राम आप देख लीजिए, इसी का आपने थोड़ा यहाँ पे डायग्राम बना ली, ये वाली बल, ये जो लग रहा है, एक बल आपका इस दिशा में लग रहा है, एक इस दिशा में लग रहा है, और एक इस दिशा में लग रहा है। तो इन दोनों बलों को हमने पीछे वाले पेज में हमने बना लिया है। देखिए अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो इस F1 और F2 इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो F1 और F2 के बीच में जो एंगल आपका बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हम लेंगे वो कितना लेंगे भैया, 120 डिग्री का लेंगे। अब इन तीनों बलों का F1, F2 और F3, इन तीनों बलों का हमें योग निकालना है, जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, सदिश के नियमों का यूज करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा है तो आपको पता होगा रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू क्या आता है, दैट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाहे वो ए बी के टर्म्स में पढ़े या पी क्यू के टर्म्स में पढ़ा, आपने पढ़ा है इस फॉर्मूले को। इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा यहाँ पे इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे F1 तथा F2 का परिणामी बल। परिणामी बल कितना, तो इसका परिणामी बल ले लेंगे F डैश। तो F डैश ले लेंगे बेटा, ये आ जाएगा रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना लिखेंगे बेटा, 120 डिग्री, क्योंकि F1 और F2 इन दोनों के बीच में जो कोण है ये 120 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे थीटा जो फॉर्मूला आपका है कॉस थीटा, तो इस थीटा की जगह कितना लिखा जाएगा, 120 डिग्री लिखा जाएगा। जो बायो वाले बच्चे हैं वो याद करेंगे बेटा कि कॉस 120 डिग्री का जो मान होता है वो माइनस का 1/2 होता है। क्या होता है भैया, 1/2 होता है माइनस में कॉस 120 का मान, ठीक है ना। अच्छा दूसरा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, हमने यहाँ पे लिखा एक इक्वेशन लिखा, हमने बोला कि जो F1 और F2 है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों बल आपस में बराबर है। तो F2 की जगह हम F1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि F1 इज इक्वल टू F2, तो F2 को F1 से रिप्लेस करिएगा बेटा, तो ये बनेगा आपका इक्वेशन। देखिए F1 का स्क्वायर, F2 को क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे, तो F1 का स्क्वायर ठीक प्लस 2F1, इस F2 को F1 लिखिएगा तो इंटू F1, और cos 180 माइनस का 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये आपका जो रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए बेटा F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस F1 इंटू F1, ये F1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए F1 स्क्वायर प्लस का है, ये F1 स्क्वायर प्लस माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको कर दे कैंसिल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, F1 बचेगा। तो यहाँ पे रूट ऑफ F1 का स्क्वायर, तो ये आपका जाएगा F1। तो F डैश जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, वो F1 के इक्वल हो जाएगा, F डैश F1 के इक्वल हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यहाँ से 60 डिग्री के कोण पर जाएगा और यहाँ से 60 डिग्री के कोण पर जाएगा, तो यहाँ पे F डैश जो है वो इसी के डायरेक्शन में होगा। F डैश किसके डायरेक्शन में होगा, F3 के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये दोनों सेम दिशा में है, तो इनको आपस में क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं F3 तथा F डैश एक ही दिशा में होंगे, इसलिए F3 तथा F डैश का परिणामी बल कितना, तो इसका परिणामी बल हो जाएगा F3 प्लस F डैश।
F3 प्लस एफ डैश। हमने कहा एफ डैश जो है वो किसके इक्वल है, वो F1 के इक्वल है, तो हमने कहा एफ डैश को F1 रख दो, तो ये आपका F3 प्लस F1, लेकिन F1 जो है वो किसके इक्वल है बेटा, F3 के इक्वल है। देखिए यहाँ पे पीछे चेक करिए, ठीक, F1 और F3 आपस में बराबर है, तो F1 और F3 बराबर है तो इनको आपस में इक्वेट करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो F1 F3 के इक्वल है, तो F1 की जगह क्या लिख सकते हैं F3, F3 की जगह क्या लिख सकते हैं F1, तो फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और ये जो 2F1, तो F जो है वो किसके इक्वल हो गया बेटा, 2F1 के इक्वल हो गया। वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे आप, तो F बराबर हो जाएगा बेटा 2F1, F1 दैट इज के क्यू कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। देखिए एक बार चेक करिए यहाँ पे F1 किसके बराबर है, F1 आपका है बेटा के क्यू कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर, के क्यू कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक, तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, F1 का वैल्यू अगर रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या बनेगा बेटा, तो ये आपका जाएगा यहाँ पे ये के क्यू कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर, और R बराबर कितना है यहाँ पे, देखिए एक बार चेक करिए, R बराबर L बटा रूट 3, L बटा रूट 3, तो यहाँ पे R की जगह क्या लिख देंगे बेटा, L बटा रूट 3, तो ये आपका जाएगा 2 के क्यू कैपिटल Q बाय ये L बटा रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा 2 के साथ, तो 3 दूना 6, तो ये आपका जाएगा 6 के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो ये आपका बल का सूत्र हो गया, सॉरी बल का यहाँ पे मान आ गया कितना, तो बल का मान आ गया F बराबर 6K स्मॉल q कैपिटल Q बाय L स्क्वायर। तो ये हमारा बल हो जाएगा, नेट बल उस कैपिटल Q पे न्यूटन में लिख देंगे। ठीक, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, देख लीजिएगा एक बार। ठीक, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। एक बार वीडियो को, इस क्वेश्चन को दोबारा से रिमाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा बेटा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 वैद्युत आवेश 2q -q +q क्रमशः ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर रखे हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा सहित ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है सर, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो हमने कहा हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, बना लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं भाई। एक समबाहु त्रिभुज हो गया हमारे पास ये, इसको मोटा कर देते हैं हम थोड़ा सा ताकि आपको दिख जाए, विजिबिलिटी हो जाए। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या कह रहा है कि समबाहु, अरे भैया क्या हुआ, अरे भैया ऐसा ना करे। देखिए यहाँ पे हमारा एक क्यू आवेश +2q आवेश रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, प्लस का 2q आवेश रखा हुआ है। हमने कहा यहाँ पे एक माइनस का q आवेश रखा हुआ है, और यहाँ पे भी एक माइनस का q आवेश रखा हुआ है। या तो इसमें आवेश का चिन्ह गलत दे रखा है, 2q माइनस का q एंड q गलत दे रखा है। देखिए हाँ, यहाँ पे -q आवेश होगा, यहाँ पे भी आपका -q आवेश होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिसप्रिंट, मतलब एरर क्वेश्चन में नहीं है, टाइप करने में क्वेश्चन में गलती हुई है। यहाँ पे ये वाला आवेश माइनस का होगा और ये दोनों आवेश आपका प्लस का होगा बेटा। तो ये भी प्लस का आवेश होगा, ये भी आपका प्लस का आवेश होगा, ये दोनों प्लस का आवेश हो गया। ठीक, ये वाला जो आवेश होगा ये ऋण आवेश होगा, ये आपका ऋण आवेश होगा, यहाँ पे आपका ऋण आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2q आवेश रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे माइनस का 2q आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का q आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस q आवेश रखा हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा है a, ये वाली भुजा भी है a और ये वाली भुजा भी a है। समबाहु त्रिभुज क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं होती है समान, तीनों कोण भी समान होते हैं भाई। ये वाला कोण बनेगा यहाँ पे 60 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा भैया, 60 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे जो माइनस का 2q आवेश है बेटा, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको 2 आवेश के रूप में लिख लीजिए। किसके रूप में लिखते हैं इसको, 2 आवेश के रूप में लिखते हैं। हम इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे एक आवेश आपका ये माइनस का q,
ये आपका एक दूसरा आवेश है, ये भी है आपका माइनस का क्यू। कुल कितना आवेश हो गया यहाँ पे माइनस का 2 क्यू हो गया। समझिएगा इसको बेटा, ठीक। वो इस तरीके से आवेश हम इसको विभाजित कर लेंगे 2 टुकड़ों में। एक टुकड़े को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिए, एक पे माइनस क्यू, दूसरे पे भी माइनस क्यू। तो हमने कहा ये जो माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये दोनों मिलकर एक द्विध्रुव बनाएगा। ये वाला माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, एक द्विध्रुव बनाएगा। क्योंकि द्विध्रुव में 2 विपरीत आवेश समान परिमाण के होते हैं और एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये दोनों बनाएगा एक द्विध्रुव। इसका एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा P, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण P जो होगा वो ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होता है। क्या होता है भैया, याद रखिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा है वो ऋणावेश से धनावेश की तरफ लिया जाता है। तो यहाँ पे इस ऋणावेश से धनावेश की तरफ इसकी दिशा हो जाएगा बेटा P। अगेन इस ऋणावेश से इस धनावेश की जो दिशा होगा, इसका दिशा हो जाएगा भैया P। क्या होगा भाई, P हो जाएगा। ओहो, बहुत बढ़िया। कितना होगा द्विध्रुव आघूर्ण, तो एक द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा भाई, P बराबर Q इंटू A। क्योंकि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितना है भैया, A है। तो हमने कहा जो एक द्विध्रुव है ये वाला या ये, इन दोनों का जो परिमाण होगा वह समान होगा, वो कितना होगा, Q इंटू A। अब देखिए ये 2 द्विध्रुव है और एक दूसरे से, सॉरी 2 द्विध्रुव आघूर्ण हैं और ये एक दूसरे से किस कोण पर है भाई, ये एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर है और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने कहा इसका एक रिजल्टेंट बनेगा इस दिशा में। कहाँ बनेगा भाई, इस दिशा में इसका एक रिजल्टेंट बनेगा। एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में बनेगा। किस दिशा में, वो यहाँ से इसके बीच में से पास होगा। कहाँ से जाएगा, इसके बीच में से जाएगा। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत गजब, ठीक। तो हमने कहा ये जो निश्चित, सॉरी ये जो आपका P नेट है, ये P नेट कितना होगा, इन दोनों का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो हमने कहा ये भी सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है और ये एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर है। तो जब इन दोनों वेक्टर का हम सम निकालेंगे, जब इसका परिणामी मतलब द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, तो हम उसके लिए वेक्टर लॉ का यूज करेंगे, वेक्टर सम का यूज करेंगे। तो देखिए P दोनों द्विध्रुवों का नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, इसको हम P नेट से लिख लेते हैं। तो P नेट इज इक्वल टू, तो रूट ऑफ, देखिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण P है। परिणामी सदिश R का सूत्र लगाएंगे, R बराबर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे भैया, 60 डिग्री है। थीटा कितना है भाई, 60 डिग्री। तो AB तो समान है, PP हो गया ये। तो ये जब P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P कॉस 60, कितना, कॉस 60। यहाँ पे थीटा कितना लेंगे बेटा, 60 डिग्री ले लेंगे, तो कॉस 60 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका जो रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 60 का मान होता है रूट 3/2। कॉस 60 का मान रूट 3/2 होता है क्या, नहीं, सॉरी, इसका मान 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। हमने कहा रूट 2 से रूट 2 खत्म। P स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 3P स्क्वायर। तो हमने कहा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आपका जब P रूट 3, तो P नेट कितना हो गया भैया, P नॉट नेट हो गया P रूट 3, और P जो है वो कितना है भाई, P आपका Q इंटू A है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो Q इंटू A रूट 3 न्यूटन कूलम मीटर, ठीक। तो ये नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा इस सिस्टम का। दिशा भी बताना है भाई, तो दिशा दिखा देंगे। जो दिशा है, यहाँ से कोण अल्फा, यहाँ से कोण अल्फा, क्योंकि ये दोनों समान हैं तो इसके बीच में से जाएगा। तो 60 डिग्री का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा भैया, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना जाएगा, इसके बीचों बीच में से गुजरेगा। बीचों बीच में से इसलिए जाएगा क्योंकि इन दोनों का मान क्या बराबर है,
इन दोनों का मान बराबर है। अगर किसी एक का मान ज़्यादा होता तो उसके तरफ शिफ्ट हो जाता, उधर एंगल कम हो जाता, दूसरी साइड में एंगल ज़्यादा हो जाता। तो इस केस में अल्फ़ा कितना होगा भैया, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ओहो बहुत सुंदर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद ही करेंगे क्योंकि अगेन वही क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन वही आ गया कि आवेश Q को कहाँ पर रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो। होमवर्क है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कितना आ रहा है आपका आंसर। सेम क्वेश्चन है, बस आवेश का मान बदल दिया, दूरी बदल दिया है और कुछ नहीं। स्टार्टिंग में हमने 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के किए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये भी हमने किया है भाई। इसी टाइप के क्वेश्चन हमने करा है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन किया था। आवेश देख लीजिए अलग अलग दे रखा है, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर दिया है और कुछ नहीं, डेटा जस्ट चेंज किया है और कुछ नहीं चेंज किया भैया। अप्रभावित रहे, अप्रभावित रहे, संतुलन की स्थिति में रहे। कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। देखिए ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या है ना, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, 2 आवेश का मान दे रखा है। सेम यहाँ पे भी 2 आवेश का मान दे रखा है, दूरी दे रखा है, आपसे पूछा है विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसी क्वेश्चन के तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैं देता हूँ होमवर्क में, आप करिए इसको। जो भी आंसर आता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यूपी बोर्ड 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2007 का क्वेश्चन। अरे कहाँ चला गया भाई, कहाँ चले गए तुम मुझको छोड़ के, कहाँ चले गए ओ मितवा। देखिए ये होमवर्क में, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके होमवर्क में है। यूपी बोर्ड 2007 का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, आंसर आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यूपी बोर्ड 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है। यूपी बोर्ड वाले ज़्यादा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। +10 कूलम तथा -10 कूलम के 2 बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का मतलब 0.5 मीटर की दूरी पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिएगा। बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा बेटा क्वेश्चन कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हो। चलिए देखिए यहाँ पे एक प्लस का 10 कूलम का आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 10 कूलम का एक आवेश रखा हुआ है और दोनों के बीच की जो दूरी है भैया ये 1 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है भैया, 1 मीटर की दूरी है। तो कह रहे इसके मध्य बिंदु पर, ये बिंदु हो गया A, ये हो गया बिंदु B, इसके मध्य बिंदु यहाँ पर है, ये मान लो मध्य बिंदु है C। इस मध्य बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भैया, तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ से इसकी दूरी 0.5 मीटर, यहाँ से इसकी दूरी 0.5 मीटर, क्योंकि मध्य बिंदु है तो बीच में होगा, मध्य में होगा, तो यहाँ से जितनी दूरी है बी से भी उतना ही दूरी होगा। तो 1 मीटर का आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। ओह बहुत सुंदर। अच्छा देखिए, एक पे धनावेश है, दूसरे पे ऋणावेश है। तो इस धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अगर धनावेश है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की दिशा में, और अगर एक ऋणावेश होता है तो ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र होता है उसकी तरफ, अंदर की दिशा में। इसके लिए होता है बाहर की दिशा में, इसके लिए होता है अंदर की दिशा में। तो यहाँ पे हमारे पास एक धनावेश है, दूसरा हमारे पास ऋणावेश है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम यूज करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। इस धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा, इसकी वजह से बाहर की तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो इधर इस दिशा में जाएगा, इधर जाएगा भैया, इधर जाएगा, किधर जाएगा भैया, इधर जाएगा। तो इस ऋण के लिए, धन के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में होगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए तो इस धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में, कितना, इसको ले लेते E बिंदु पे है ना, इसलिए E नाम दे दिया हमने। आप E1 भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इस ऋण के लिए विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, तो इस विद्युत ऋण के लिए होगा अंदर की दिशा में। किसकी दिशा में भैया, अंदर की दिशा में, क्योंकि ऋण के लिए तो विद्युत क्षेत्र अंदर की दिशा में, अंदर की दिशा में होगा, है ना। जब अंदर की दिशा में होगा तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, ऋणावेश की तरफ जाएगा। तो इस ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा भैया, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र होगा इसी की दिशा में। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऋणावेश के लिए इस दिशा में होगा और ये हो जाएगा आपका EB। दोनों ही विद्युत क्षेत्र सेम दिशा में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। ये हो गया
Q1, ये हो गया आपका Q2। तो हमने कहा मध्य बिंदु पर मध्य बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना, तो हमने कहा नेट वैद्युत क्षेत्र हुआ E, दैट इज EA प्लस EB। EA प्लस EB, हमने कहा EA प्लस EB सूत्र क्या लगाएंगे, तो हमने कहा बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है बेटा KQ/R²। क्या सूत्र होता है बिंदु आवेश के लिए? बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है KQ/R²। तो यहाँ पे KQ/R² हम यूज करेंगे। ओहो, चलिए बहुत बढ़िया। तो EA, क्योंकि A पे Q1 आवेश रखा हुआ है तो सूत्र हो जाएगा बेटा KQ/R²। Q1 B की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा बेटा, तो ये आपका KQ2 डिवाइडेड बाय R², क्योंकि ये दूरी बराबर है तो ये भी R का वैल्यू हो गया बेटा और ये भी R हो गया। R कितना हो गया, 0.5 मीटर हो गया। यहाँ पे कितना हो गया भाई, 0.5। Q1 10 और Q2 माइनस का 10। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए K आपका हो गया बेटा 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 हो गया आपका 10 बटा R हो गया 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस K हो गया आपका 9 गुणा 10 की घात 9। बड़ा मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पे, जब आप इस Q2 का वैल्यू रखेंगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस Q2 का वैल्यू रख देंगे माइनस का 10। अगर माइनस का 10 रखेंगे तो होगा क्वेश्चन आपका गलत। क्या होगा भैया, गलत होगा। यहाँ पे क्योंकि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि में जब भी मान रखा जाएगा बेटा विद पॉजिटिव वैल्यू रखा जाएगा। माइनस का 10 कूलम है तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस का 10 कूलम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस नेगेटिव चिन्ह ने क्या बताया, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताया कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। ये ऋणात्मक चिन्ह ने बताया आपको। ठीक है ना, बटा R², R है आपका 0.5 का स्क्वायर। चलिए दोनों बराबर बराबर है, जोड़ दीजिए। देखिए ये जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू ये भी है, तो जोड़ दीजिए दोनों को। तो 10 गुणा 9 90 गुणा 10 की घात 9 और यहाँ पे 5 का 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 इंटू कितना करेंगे बेटा, 2 कर देंगे। इंटू कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि हमने ये बराबर बराबर है तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया यहाँ पे। अरे सिंपल सी बात है भैया, देखो x प्लस एक्स को जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा, 2x होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये भी आपका x है, ये भी आपका x है, तो ये 2x हो गया। तो x का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पे कि 10 के 9 से गुणा कर दिया, बस 0.5 का स्क्वायर कर देंगे, 0.25 हो जाएगा। 10 की यहाँ से दशमलव बटाइए, यहाँ पे 2 0 लगा दिए, 25 इसको काट दीजिएगा बेटा, 8 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा भैया, 8 बार में कटेगा। 8 की 9 से गुणा कर दीजिएगा तो 9 8 72, 72 0 इंटू 10 टू द पावर 9। एक 0 और ले लीजिएगा यहाँ से, ये वाला 0 इसकी पावर में ले लीजिएगा, 10 हो जाएगा घात, तो 72 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन पर कूलम। मतलब इसके मध्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा 72 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर आएगा। बहुत ही सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आप डायरेक्शंस चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में है। अगर वो सेम दिशा में है तो जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में होगा तो घटा देंगे, और किसी कोण थीटा पर होगा तो हम नेट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, R = √A² + B² + 2AB cos थीटा। बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप इस तरीके के वीडियोस चाहते हैं, मेरे से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तारक सर से मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस मैथमेटिक्स एनालिसिस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा, और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आपको जो भी क्वेश्चंस दिया गया, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, दोनों क्वेश्चंस को आप ईमानदारी से सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ईमानदारी के साथ अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करें, कितने बच्चे सीरियस है अपने क्लास 12 के बोर्ड को लेके। ठीक, नेक्स्ट एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा बेटा बहुत ही जल्द, 1-2 दिन में। उसमें मैं डिस्कस करूंगा किस तरीके से आप यूपी बोर्ड में
या बिहार बोर्ड में या किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड में आप फिजिक्स में 95 नंबर्स ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, किस तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।